ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक we're live now. Yes, we are. अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ईद अच्छी गुजरी होगी। कुछ लोग थोड़े और जमा हो जाए तो फिर मैं बताता हूँ आज हम लाइव किसके साथ जा रहे हैं, क्या टॉपिक है वगैरह वगैरह, तो हम बात करते हैं। तब तक ये कि आप इसको शेयर करते रहें अपने अपने प्रोफाइल्स पे, ताकि कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कॉन्वर्जेशन को ज्वाइन कर सकें। आज के जो हमारे गेस्ट हैं जफर अब्बास भाई, जेडीसी, आप सब जानते ही हैं उनको। जैसा कि अभी रिसेंटली प्लेन क्रैश हुआ था कराची में, मॉडल कॉलोनी में, तो वहाँ हमने देखा था कि जहाँ पे आम लोग बढ़ चढ़ के खिदमत कर रहे थे और रेस्क्यू वर्क कर रहे थे, वहाँ हमने जो हमारे इदारे हैं, जेडीसी हो गया, एटी हो गया, वो पहले पहुंचे हुए थे। हुकूमत के इदारों की तो शायद इतनी वहाँ पे उस वक्त जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर थे वहाँ इतने नहीं थे, मगर ये कि हमने सारा दिन देखा, जफर अब्बास भाई हो गए, फैसल एटी हो गए, वहाँ पे ऑन साइट मौजूद थे। अब बहुत सारी चीजें जो हैं हम मीडिया से सुन रहे हैं। अब मीडिया में कितनी सच्चाई आ रही है, कितनी चीजें नहीं कवर की जा रही, तो वो जाहिर है जो बंदा ऑन ग्राउंड होता है उसको ज्यादा मालूम होता है। जिस तरह मुझे, जो मेरे कुछ दोस्त हैं जिनकी फैमिलीज उस प्लेन क्रैश में प्लेन में मौजूद थी, उन्होंने जो जो मुझे स्टोरीज बताई है कि उनको किस तरह लाशों के उसमें धक्के दिए जा रहे हैं, कि मतलब कोई कह रहा है यहाँ चले जाओ, कोई कह रहा है यहाँ चले जाओ, कोई रात को 3 बजे फोन कर रहे हैं यहाँ के लाश पहचान लो वगैरह वगैरह। जिस तकलीफ से वो रोजाना गुजर रहे हैं, क्योंकि प्लेन क्रैश हो गया, न्यूज बनी, सबने देखा, सब आगे निकल गए, लेकिन उनके लिए रोजाना जो है ये वो इस मुसीबत से गुजर रहे हैं, और बिजनेस एज यूजुअल हो गया हुकूमत की तरफ से, बाकी इदारों की तरफ से। लेकिन जिनके लोग शहीद हुए या जो लोग चले गए, वो बेचारे पार हो रहे हैं। तो आपसे मेरी बस ये रिक्वेस्ट है कि आप शेयर करते रहें इसको, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देख सकें। तो मैं बस अभी जफर भाई को लाइव लेता हूँ, ताकि ये कि फिर वो हमें बता सके, इन डेप्थ एनालिसिस दे सकें कि वहां पे क्या सिचुएशन थी। अस्सलाम वालेकुम जफर भाई। शेयर करते रहे इसको, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देख सकें। तो मैं बस अभी जफर भाई को लाइव लेता हूँ, ताकि ये कि फिर वो हमें बता सके, इन डेप्थ एनालिसिस दे सके कि वहां पे क्या सिचुएशन थी। जफर भाई इसको फोन को म्यूट कर दे, ताकि फिर आवाज आ सके। आवाज आ रही है जफर भाई आपको? जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, आप खैरियत से जुनैद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जफर भाई, जैसा कि आपने देखा, ये जो होलनाक वाकया हुआ कराची में, जो पीआईए का प्लेन क्रैश हुआ और उसमें इतनी जानें ज़ाया हुई गफलत की वजह से, आप वहाँ पे मौजूद थे, मैं देख रहा था, मैं फॉलो कर रहा था, आप वहाँ मौजूद थे, फैसल एदी साहब मौजूद थे। वो कौन सी चीजें हैं आपकी नजर में जो आपने जाहिर है वहाँ फर्स्ट हैंड देखी, और मीडिया पे हर चीज नहीं बताई जाती, तो कोई ऐसी चीजें मैं जानना चाह रहा हूँ कि बेसिकली ग्राउंड सिचुएशन उस वक्त क्या थी जब आपको ये खबर मौसूल हुई? सबसे पहली चीज तो ये, जिस जगह जहाज गिरा था वहाँ जो घर थे, आबादी थी, वो बहुत ज्यादा थी। और इतना बिल्कुल मतलब जहाज जिस जगह गिरा है, अगर जहाज जरा सा भी कुछ, मैं कहता हूँ चीजें आगे पीछे होती हैं, या वो फ्यूल लोगों के घरों में जाता, या कुछ भी ऐसा होता, छतों में जाता, तो जो तबाही मचनी थी वो तो फिर अभी मेरे ख्याल में शायद 2 दिन तक तो ये घर ही क्लियर हो रहे होते। तो मतलब इसमें भी हम यही बोलेंगे कि खुदा ने बड़ा फजल किया कि नुकसान जिस तरह वहां जब पहुंचे तो जो अंदाजा हो रहा था वैसा नहीं था। जो जहाज के अंदर लोग थे वो, और वो जो 3 घर में काम करने वाली औरतें थी, वो जो गली में थी, वो झुलसी उसके अंदर, और इस तरह से करके हुआ। लेकिन जो कंडीशन थी वहां पर, वो बहुत ही दर्दनाक भी थी और खतरनाक भी थी। और
और बहुत हौसला चाहिए था। रेस्क्यू रज़ाकार जो थे वो फौरी तौर पे पहुंचे थे, बहुत सारों के पास सेफ्टी किट्स नहीं थी अपने आप को बचाने वाली भी। और मैं खुद भी जिस हुलिये में था उसी में पहुंचा था। आप यकीन जाने पहला पाँव पानी के अंदर रखा तो वो आग हो रहा था पानी बिल्कुल। तो उसके बाद मुख्तलिफ जगहों पे चढ़कर ही जो कुछ कर सकते थे करते रहे। फिर पीछे से रेस्क्यू टीमें पहुंची तो उनके पास तो लाजमी बात है लॉन्ग शूज थे, चाहे वो ईदी के रज़ाकार थे, चाहे वो जेडीसी थे, चाहे छिपा थे, पाक आर्मी थी, रेंजर्स थे, सब थे। लेकिन बहुत दर्दनाक मराइल थे कि आपके सामने पानी के अंदर 6-6, 8-8, 10-10, 20-20 बॉडियां हैं, आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उसके ऊपर एक बहुत हैवी पीस गिरा हुआ है जहाज का, या वो किसी बहुत बड़े पीस के अंदर फंसे हुए हैं। अच्छा, चूंकि इतना ज्यादा जल रही थी बॉडीज कि वो वाला मसला नहीं था जैसा कि मार्गला हिल्स पे जो जहाज गिरा था जिसमें यूथ पार्लियामेंट के लोग तो बच्चे थे सारे, उसमें तो ये हुआ था कि बॉडी पार्ट्स पूरे पहाड़ पे बिखर गए थे। और चूंकि बारिश भी हो रही थी और मिट्टी और वो अलग किस्म के बॉडी पार्ट्स थे। इसमें बॉडी पार्ट्स का मसला नहीं हुआ, इसमें तो पूरी पूरी बॉडीज ही जल गई और पूरी पूरी बॉडीज एक जगह थी, एक ही जगह पर। जैसे अगर क्या बहुत ज्यादा अगर चीजें अलग हुई होंगी लोगों की तो वो उनके सर का कुछ हिस्सा है या कलाइयां हैं या पाँव का कोई हिस्सा है, बाकी बॉडियां पूरी पूरी एक साथ थी क्योंकि वो सीट बेल्ट लगी हुई थी, अपनी अपनी जगह पे थे, मास्क भी उनके लगे हुए थे। लेकिन मसला है जब उनके ऊपर एक बहुत हैवी पीस पड़ा हुआ होगा जहाज का तो वो कैसे उसको निकाला जाएगा। फिर भी बहुत ज्यादा स्पीड में कोशिश की गई कि किसी तरीके से निकाला जाए, लेकिन शिनाख्त बस शुरू में जो 6-8 बॉडीज थी उन्हीं की हो सकती थी और उन्हीं की हुई। और उसके अलावा तो कुछ भी शिनाख्त नहीं और बहुत मुश्किल सूरत हाल थी। और बल्कि मेरे पास कल फोन आया कुमैल पोलानी का कि हमारी फैमिली जो है उनकी बॉडीज नहीं मिली हैं, किसी ने गलत मैसेज चला दिया है कि हमारी सारी बॉडीज मिल गई हैं और नमाज जनाजा भी हो गई है, हमें तो एक भी बॉडी नहीं मिली, अब तक शिनाख्त नहीं हुई है। तो यही सूरत हाल है। कल भी मैं वहाँ था फैसल ईदी साहब के साथ, फैमिलीज आ रही हैं, रो रही हैं, वो नहीं, वो कह रही हम नहीं जानते इस प्रोसेस को, डीएनए के प्रोसेस को, 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, मैं बदुआ दूंगी, कोई तुम में से नहीं बचेगा। माँ थी एक, बहुत रो रही मैंने थी, एक वीडियो ही देखी बेटा था थी। उसका, बहुत बहुत बुरा हाल था। तो उसकी बेटी भी बहुत शोर रोना कर रही थी कि मेरा एक ही भाई था, तुम लोगों ने उसको प्लास्टिक में पैक कर दिया है। अब जिस बॉडी को वो कह रही थी कि ये हमारी बॉडी है, वो बॉडी एयरफोर्स के बंदों की थी, उनकी शिनाख्त जबड़े से हो चुकी थी। तो अब ये सब अच्छा, चीजें हैं, तो लाजिम बात है अब किसी और की बॉडी कैसे दे सकते हैं। फैसल भाई पे सही भी बात बड़ा है। लोड है, बहुत ज्यादा। अच्छा, इधर 4 कंटेनर लगे हुए आके, उसके अंदर सारी टीमें हैं, एक एक बॉडी पे 3 घंटा लग रहा है, कंटेनर के अंदर बॉडी जा रही है, उसका डीएनए हो रहा है, सारी टीमें लगी हुई हैं, डॉक्टर हमायूं आए हुए हैं लाहौर या इस्लामाबाद से, वो लीड कर रहे हैं इसको। तो हम्म। बहुत ही दर्दनाक सब कुछ है जो हो रहा है। और बस अफसोस इसी बात का है कि अभी मामला क्लियर भी नहीं हुआ कि पॉलिटिक्स शुरू हो गई, इसका कसूर, उसका कसूर, ये वो, हालांकि होना वाना कुछ भी नहीं है। हमने तो यही देखा, हमने अपने दोस्त जुनैद जमशेद को देखा, हमने यूथ पार्लियामेंट के जो बच्चे थे इसके एयर अंदर ब्लू में, जो एयर ब्लू हाँ में। उसके अंदर जो रबाब लड़की थी वो हमारे जेडीसी के वॉलंटियर मुस्तफ़ा नकवी की बहन थी, हमने हम्म वो देखे बॉडी पार्ट्स किस तरह से आए, ना उनकी कोई इंक्वायरी सामने आई, ना उससे पहले जितने वाकयात हुए, चाहे वो हम्म बोजा एयर का वाकया हो, चाहे कोई भी वाकया। हम्म तो बात यही है कि सबको पता है कि बस सही है, जो हो गया, जिनके प्यारे चले गए। अभी मुख्तलिफ फैमिलियाँ, एक अफजाल साहब है पीछे गली में रहते हैं ब्लॉक 14 में, उनकी फैमिली बस आती है, बेचारे उनके बच्चे सारे खड़े रहते हैं। मैं ईद के दिन भी गया हूँ सबके घरों पे, अजीब मंजर है, टीवी खोल के सब बैठे हुए हैं। अब उस टीवी में लाजमी बात है नाच गाना भी आ सकता है, कोई ईद का शो भी आ सकता है, और आप वो टिकर का इंतजार कर रहे हैं जिस टिकर में लिखा हुआ आएगा कि शायद आपके वालिद की बॉडी की शिनाख्त हो गई है। तो बड़े दिल के साथ, बड़े बहुत बुरा हाल है लोगों का, फैमिलीज का। वो जो बच्चा आलियान, उसकी बहन की बॉडी नहीं मिली, माँ बाप और उसकी बॉडी तो मिल गई, उसकी 7 साल की बहन की बॉडी नहीं मिली, वो ढूंढी जा रही है। मतलब बहुत कयामत खेज मंजर है। मैंने तो एतराज किया, मैंने बोला कि यार, मैंने जिसके घर जा रहा हूँ बोलने के, यार कोई पॉलिटिशियन नहीं आया, कोई अवामी नुमाइंदा नहीं आया। तो मैंने जब इस पे बोला तो फिर उसके बाद मैंने देखा कि ये सियासी तंजीमों के लोग उनके घरों पर गए, क्योंकि सही हौसला मिलता है लोगों को, भाई इतना बड़ा सही वाकया बात हो है। गया, शहर के बीचों बीच किसी के प्यारे को लाके मर जाए, वो किसी की भी गफलत की वजह से, किसी भी वजह से, और कोई पूछे ही ना, ऐसा कहाँ होता है सही बात कि है। आप जफर पूछते भाई, ही नहीं। एक चीज मुझे बताएं कि देखें, हम ये जो पैसेंजर्स थे, इनकी बाकायदा लिस्ट भी जारी हुई, जो कि ज़ाहिर है असूलन तो नहीं करनी चाहिए थी। मीडिया ने उनका नाम, उनका शनाख्ती कार्ड नंबर सारे ही डाल दिया, ठीक है ना। चले, उनका तो हमें पता है। जिन घरों पे वो गिरी है, पहले तो ये बताएं कि कितने घर डैमेज हुए हैं, और उन घरों के अंदर कोई लोग थे? जैसे आपने 3 बहनों का बताया, ये मैंने भी सुना है, इसके अलावा मैंने किसी रेजिडेंट का नहीं सुना। तो जो नहीं, मोहल्ले रेजिडेंट का है, का मुझे है, उसका बताएं। जिस जगह पायलट ये जो गिरे थे उसके साथ वाला घर था, उस घर का एक मर्द जख्मी था उस दिन, और उनके घर की औरतें, वालदा और बहन छत पे बैठी हुई थी, बहुत सहमी हुई थी। और उसी छत के ऊपर हम लोग थे, और उसके बराबर वाली छत के ऊपर आर्मी के लोग थे, ब्रिगेडियर शहजाद थे, ये लोग थे, गयूर साहब थे,
तो ये सब लोग थे वहां पर। लेकिन कुछ लोग जख्मी हुए थे, लेकिन वो इतने ज्यादा सीरियस इंजर्ड नहीं थे। मैं सही, बता तो रहा हूँ कि बहुत बड़ी कयामत होने से बच गया है सब कुछ। नहीं तो बिल्कुल, आप क्या समझ रहे हैं, अभी तक ये 15 घर क्लियर हो गए होते? कैसे सही बात क्लियर है। होते? फिर मतलब ढूंढा ही जा रहा होता अब तक। ये तो क्योंकि बहुत वो बड़ा खुदा की तरफ से एक फजल हुआ है कि हुआ है नुकसान जानी, हमारे भाई बहन भाई हमारे बच्चे मर गए। लेकिन अगर ये कुछ और ऊपर जहाज कहीं छतों वतों पे कहीं गिरता तो जो उसके बाद होता ना, हुँ, ये तो बस, मैं तो वहां था, देख रहा था। आप यकीन जानिए रात 7 बजे तक पानी के अंदर पाँव रखने वाली पोजीशन नहीं थी, इतना गर्म पानी था। वो हालांकि जेट गाड़ियां रुकी जेट हुई थी। फ्यूल तो सर वो ज़फ़र भाई 4000 सेंटीग्रेड पे तो जलता है वो तो, मतलब कोई हज़ारों सेंटीग्रेड पे बहुत जल रहा होता है। खतरनाक आग थी। और फिर लाजिमी बात है, ये तो पाकिस्तान था, कोई भी रजाकार अपनी जान की परवाह किए बगैर उसी मलबे पे खड़े हुए काम कर रहा था जिसके नीचे पेट्रोल का टैंक था। मतलब वो डर भी नहीं रहते कि कहीं आग भड़क गई तो होगा क्या। तो सही ये बात जज्बा है। तो पाकिस्तानियों में ही है कि खुदा न खास्ता अगर एक दहशतगर्दी का वाकया होता है तो वहां खड़े होकर काम कर रहे होते हैं, और वहां दूसरा हो जाता है तो उनकी जान चली जाती है, तो उसी जगह तीसरी टीम आगे काम कर रही होती है। तो हुँ, वही जज्बा उस दिन भी देख रहे थे। और जिस तरह बॉडी यहाँ निकल रही थी, उसी वक्त अंदाजा हो गया था कि ये तो बगैर डीएनए के तो कुछ भी नहीं होने वाला। क्योंकि कुछ कुछ भी कल भी एक फैमिली आई हुई थी, उनके साथ उनके बच्चे की लाश जब हम अंदर देखने गए तो उन्होंने जूते के डब्बे से उसको वो किया, लेकिन वो जो उस बॉडी का दूसरी निशानियां थी वो किसी और सांप की थी। तो अब ये मसले मसाइल बहुत चल रहे हैं इस वक्त कि अगर एक फैमिली कह रही है भाई ये मेरी बॉडी है, तो पीछे से दूसरी फैमिली जो है वो अपना एविडेंस साबित कर चुकी है या डीएनए से साबित हो रहा है कि ये तो किसी और की बॉडी है। अब वो फैमिलियां चीख रही है भाई हमारा प्यारा अब जिंदा नहीं है, अब इसको दो ना, हमें क्यों रखा हुआ हुँ, इसको प्लास्टिक में इसको करके। एक अजीबो गरीब कैफियत है। आप किसी के जज्बात को कैसे संभालेंगे बताएं ना, कोई कैसे मानेगा। वो बोल रहा है मेरे वालिद को तो सिर्फ घर में होना था, बिस्तर पे आराम करना था, या हमारे साथ ईद की खुशियां मनाना था, आपने उनको यहाँ रखा हुआ है। तो वो तो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, और ना कोई इतनी अवेयरनेस दी गई है लोगों को कि डीएनए होता क्या है किसी आफत के अंदर। तो ये सारे मामला, फिर जिन फैमिली से अब तक हुकूमती अरकान ने या पीआईए ने रब्ता नहीं किया था उनके लिए अपीलें चलाई हमने कि भाई कम से कम इनसे राब्ता तो कर लो, एक फोन तो कर हुँ, लो, तुम्हारे जहाज में हुँ, सफर कर रहे थे, इनका सगा चला गया। तो इन लोगों सही को इतनी बात तो है। कम से कम शर्म होनी चाहिए कि बंदा फोन करे ना, कि उनके घर जाते, इनको जाना चाहिए था, जाके माजरत करते, ताजियत करते, अयादत करते, वहां बैठते 2-4 घंटा। ये तो बिल्कुल वही सियासतदानों की तरह हो गया कि वाकई में आए, 1 मिनट के लिए खड़े हुए, तस्वीर खिंचवाई, इंटरव्यू फ़ोटो लिया, फिर सेशन चले गए। किया, चले गए। वो बताएं मतलब मैं तो कुमेल बोलानी जी। का आप ज़िक्र कर रहे थे, उनकी मैं ऑडियंस को बताता चलूँ, 5 फैमिली मेंबर जो कि आपने सुना होगा ज़ैन पोलानी, उनकी वाइफ और 3 बच्चे उस हादसे का शिकार थे। तो वो भी मुझे ये बता रहे थे कि भई आए दिन जो है ना, एक तो हम पे अज़ियत आ गई, हमारे फैमिली के 5 बंदे चले गए, ठीक है? अब उसके बाद जो डेली की अज़ियत है, कभी जिन्ना से फ़ोन आ रहा है, कभी सिविल से फ़ोन आ रहा है, आके पहचान लो, फिर रात को 2 बजे फ़ोन कर रहा है, आके पहचान लो। वो लाशें जिस तरह की हैं, मुझे वो कुमैल खुद बता रहा था कि एक एक आम आदमी देख ही नहीं सकता। नहीं वो नहीं, जो कोई नहीं देख बिल्कुल सकता। कोयला कोयला हो गई हैं वो लाशें, उसमें बदबू है, वो अकड़ गई हैं, अब वो कह रहे हैं इसको पहचानो। कैसे नहीं पहचाने नहीं नहीं उसको? नहीं, बहुत बहुत ही मुश्किल सूरत हाल है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखें, जिनके जबड़े मैच किए जा रहे हैं ना, देखिए अगर दांतों का एक्सरे आ रहा है तो ये जगह जो है ना, इस जगह से मांस काटा जाता है, इसको ऊपर करके फिर इस जगह से शिनाख्त की जाती है। तो बॉडी पहले ही जो उसकी कंडीशन है वो बहुत ज्यादा जल चुकी है, और उस कंडीशन के अंदर आप उसके किसी सगे को ले जाए करीब, तो बस वो जो उनके जहनों में अपने प्यारों की पहले वाली तस्वीरें हैं ना, वो ही तस्वीरें बहुत बेस्ट हैं, वही रहनी चाहिए। बस दूसरे रिश्तेदार जाके शिनाख्त कर लें, कुछ सगों को मैं तो कहता हूँ ना दिखाएं, बहुत ही बहुत अज़ियतनाक। और जो जिनके मासूम मासूम बच्चे गए 7 साल 6 साल 5 साल, मैंने देखी है उन बच्चों की मैयतें, ज़फ़र पच्चीस भाई पच्चीस दफा देखी जाके। ज़फ़र भाई टोटल बच्चे कितने थे? क्योंकि देखिए एयरलाइन में, एविएशन में 12 साल से कम वाले को बच्चा तस्वुर किया जाता है, जो टिकट की प्राइसिंग होती है, और 12 से ऊपर वाले को एडल्ट काउंट किया जाता है। लेकिन हम अब आप देखिए 15 साल का भी बच्चा ही होता है, 16-17 साल का भी बच्चा ही होता है। तो ये 18 से नीचे वाले ये कितने थे इसमें? मेरे ख्याल में अगर मैं बात करूँ ना, ये तकरीबन 12 साल से नीचे वाले तो मेरे ख्याल में 10 के करीब। तो देखें, आलियान उसकी बहन, आलियान की बॉडी मिल गई, उसकी बहन की नहीं मिली। फिर 3 बच्चे इनके हो गए, पुलानी वालों के। फिर हुँ। उसके बाद वो जो एक फौजी थे उनके 2 बच्चे थे। फिर उसके अलावा ये एक और फैमिली थी जिनका उनके बच्चा नहीं मिला, एक पंजाब की थी फैमिली, उनके बच्चे थे। तो बच्चे तो थे, जैसे एक नॉर्मल फ्लाइट होती है ना, बिल्कुल वैसे हाँ, ही था। और मिक्स अभी भी फ्लाइट। अंदर बच्चों की बॉडीज हैं। लेकिन बात वही वाली है कि कैसे शनाख्त करेंगे आप? आपने तो अपने बच्चे को देखा है, उसके घुंघराले बाल हैं, सो उसके बड़े अच्छे खूबसूरत बाल हैं, उसकी एक जिस्म पे स्किन है खूबसूरत सी, और वो गोरा चिट्टा बच्चा है प्यारा सा। लेकिन जो आप मुर्दा खाने में जाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं है वहां पर।
वहां शायद अंदर घुसने के बाद आप अगले 2 सेकंड बाद आपका पाँव रिवर्स बाहर आएगा, क्योंकि लाजमी बात है 5-5 6-6 दिन हो गए हैं, बॉडीज वैसे ही जली हुई है और बहुत मतलब बहुत अजीब और गरीब सूरत हाल है। लेकिन बस ये बहुत बड़ा इम्तिहान है और अल्लाह करे इन लोगों को, जो लोग इस साने में गए, इनको इंसाफ मिले। जिस किसी की गफलत है उसको बाकायदा तौर पर उसकी पूरी इंक्वायरी हो। ऐसा ना हो जैसा पिछले वाकयात में हुआ है कि ना कोई इंक्वायरी, ना कोई कमीशन, ना कोई रिपोर्ट आवाम के सामने आई। ऐसा नहीं होना चाहिए, लोगों के सामने आए, क्योंकि हो सकता है कल हम सफर कर रहे हो, बिल्कुल ऐसे हो ही है। सकता है कल मेरी बहन, मेरी माँ, मेरा भाई सफर कर रहा हो, मेरे बच्चे सफर कर रहे हो और उनको भी यही सब कुछ भुगतना पड़े। तो मैं तो नहीं चाहूंगा मेरी फैमिली ये सब कुछ भुगते जो इस वक्त मैं देख रहा हूँ लोगों के साथ हो रहा है। और कयामत है, मतलब कयामत है। मैं कल बहुत उस अफसोस बूढ़ी है। औरत के बहन सुन रहा था जिसका मैं वो बेटा वीडियो इकलौता देखी था, थी, मैंने वो उसने वीडियो क्या कुछ देखी नहीं थी। बोला है, उसने सब कुछ बोला। उसने बोला मेरा तो एक ही बच्चा था, मेरा तो कुछ भी नहीं बचा। और बहुत अल्लाह कुछ रहम इसी करे। तरह से एक और डिफेंस के भी एक ब्रोकर हैं, वो भी बेचारे जो हैं वो भी एक ही थे, इकलौते थे, उनकी भी बॉडी नहीं मिली है, मुगल करके शायद उनका नाम है। तो बहुत सारे लोग हैं इस वक्त और कंडीशन, मैंने तो बड़े बड़े वहां देखा लोगों को कि अंदर आ रहे हैं, लेकिन जो मतलब पॉलिटिकल लोग होते हैं या मुर्दा खाने के अंदर जाने की हिम्मत नहीं है उनकी, नहीं नहीं घबरा जाते नहीं, हैं क्योंकि बिल्कुल कैसे फेस बिल्कुल। करेंगे, देख ही नहीं सकते। वहां देखे ना आप, एक चादर के अंदर बॉडी कैसे डालेंगे, बॉडी बैठी हुई थी कुछ सीट के ऊपर, उसी आलम में जली है, तो हाँ उसको कौन सी जली हुई बॉडी को कौन सीधा कर सकता है। बिल्कुल। और तो मुझे किसी बहुत ने बताया था, कुमैल ने ही बताया था कि एक जो बॉडी मिली है उसके बाकायदा हाथ इस तरह है दुआ में। तो वो जो भी था, मर्द था या औरत, वो आखिर वक्त तक दुआ मांगता रहा और वो उसी पोजीशन में ही जल गया, उसकी बॉडी ऐसे ही रह गई। यानी कोई था अल्लाह का बंदा जो कि आखिर वक्त तक दुआ मांग रहा था कि मैं किसी तरह बच जाऊं। जुनेद भाई, इस तरह की सिचुएशन में हर बंदा दुआ मांग रहा होता है, हर बिल्कुल बंदा, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। और बस जो ये वाकया हुआ है, हमने तो यकीन जानिए हमें बहुत अच्छे तरीके से याद है जब ये एयर ब्लू वाला वाकया हुआ था और ये बॉडी पार्ट्स आना शुरू हुए थे उन मैयतों के। आप यकीन जाने अगर इतना बड़ा टांग का पीस आ रहा था ना, तो उसके अंदर कम से कम भी आधा आधा किलो मट्टी भरी हुई थी, क्योंकि वो बॉडी पार्ट्स पहाड़ के ऊपर रोल होते रहे थे। तो उफ। फिर उनको साफ करना, उनमें से मट्टी निकालना, उनमें से घास फूस निकालना, क्योंकि बारिश बहुत हुई हुई थी, उनको हाँ। साफ सुथरा करना। वहां पर बॉडी का ताफुन इतना ज्यादा था, इतना ज्यादा था जिसकी कोई इंतहा नहीं है। उस वाक़े और इस वाक़े में बहुत फर्क है। हम्म उस वाक़े के अंदर बॉडीज के पड़कचे उड़ गए थे, ठीक है। इस वाक़े के अंदर बॉडीज के पड़कचे नहीं उड़े, इस वाक़े के अंदर बॉडीज मुकम्मल बर्न हो गई हैं। क्योंकि वो एक मतलब ही जगह कंटेन रही, वो खुला, हाँ, खुली जगह थी तो उसमें फैली। ये बिल्कुल ऐसे ही क्योंकि था। गलियां थी वो उसी में कंटेन रही, और आग को निकलने का रास्ता नहीं मिला तो आग अंदर ही अंदर घूमती रही, जिसकी वजह से लोग ज्यादा जल गए। लोग जल गए, लोगों की तो कंडीशन बहुत ही बुरी है जो इस वाले वाकये में है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ। लेकिन जुनैद जमशेद साहब वाला वाकया भी, जहाज बहुत ऊंचाई से गिरा था, वहां पर बॉडी पार्ट्स ढूंढना मुश्किल था। यहाँ तो पूरी पूरी बॉडीज हैं, लेकिन हालत वही है जैसे साने कारसाज वाली थी, जिस तरह से आपका साइड एरिया वाली थी। तो वो वाली कंडीशन है कि शिनाख्त के काबिल तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, जब शुरू में अपील की गई थी कि भाई अगर आपके मरहूम के हाथ में कोई घड़ी या कोई ब्रेसलेट अंगूठी। या कोई भी ऐसी चीज है तो यार आप राब्ता करें, या उनका डेंटल एक्सरे है, तो वो तमाम चीजें उसकी मदद से भी यहाँ बातचीत हो रही थी। फिर अभी कुछ थोड़ा सा कुछ लोग बॉडीज वगैरह में थोड़ी जबरदती कर रहे हैं, तो उसमें फैसल भाई थोड़ा कंफ्यूज है कि कहीं खुदा ना खास्ता कोई किसी और की बॉडी ना ले जाए। कुछ हम्म बॉडीज पंजाब गई हैं तो उसमें कुछ सवालात हैं। तो ये सब चीजों में अभी बहुत ज्यादा परेशानी है कि बस वो कोशिश यही कर रहे हैं सब चीजें एक साथ कंप्लीट हो जाए और फिर सबको उनकी उनकी बॉडीज दे दी जाए, ताकि ये ना हो कल को कोई खड़ा हो ये बोल रहा हो कि भाई मेरी बॉडी का है, और हम्म। फिर एक नई मुश्किल, एक नई मुसीबत और एक नया टेंशन वाला और वो फिर ये शुरू हो भी है जाए। ना कि कोई किसी और का हाथ किसी और की कब्र में ना चला जाए, किसी और की टांग किसी और के साथ ना चले जाए, ये भी तो है ना, क्योंकि पार्ट्स तो इस सारे वाले बिखरे हुए हैं। जुनेद भाई, इस वाले वाकये में बॉडीज पूरी पूरी हैं। अच्छा, पूरी पूरी है। हाँ, एक आज कुछ मैंने ऐसी सुना था कि, बॉडीज थी, हाँ। कुछ थी ऐसी बॉडीज जिनकी कलाई या उनके पंजे अलग हुए थे, कुछ बहुत कम, वरना इस वाकये के अंदर जो जहां था वहीं पूरा जला है वो। अच्छा, और सही है। जो 6-7 बॉडीज शिनाख्त के काबिल थी वो शुरू में ही अलग हो गई थी। तो बाकी बॉडीज जो है, आप खुद सोचे ना, जिनके ये पोलानी वाली फैमिली से तो बच्चे हैं मासूम छोटे छोटे, वो क्यों नहीं हम्म शिनाख्त हो पा रहे। हम्म कैसे शिनाख्त करेंगे कोई एक चीज जो शिनाख्त के काबिल हो। कल मुझे फैसल भाई ने भेजा कि यार एक काले रंग का कपड़ा किसी का ये मिला है, पूरा एक पीस है, तो इतना बड़ा पीस है। तो अगर हम्म। कोई इसको शिनाख्त कर लेता है कि उसकी बहन बेटी या किसी का ये दुपट्टा है या उसकी कमीज का कपड़ा है, तो ये बॉडी आराम से इस चीज की बेस पे उनको दे दी जाएगी। तो मैंने वो फिर वो फिर पोस्ट, वो फिर आप इस तरह कर सकते हैं कि लाहौर एयरपोर्ट पे जब ये रवाना हो रहे थे, वहां पे सीसीटीवी कैमरों में आप आराम से देख सकते हैं कि काले कपड़ों में कितने लोग थे। ये एक तरीका कार हो हाँ सकता जी है। जी जी, या ये घर भी है, वाले ये को भी है। पता हो कि जी वो काले कपड़े पहन के निकला था बंदा।
अच्छा, इसी एक चीज तरह मैं से अपने, हुआ हाँ जी, जो एक मलिर ऑडियंस की को बस लड़की मैं, थी, हाँ जी, कंप्लीट कीजिए तब अपने। वो जो मलिर की लड़की थी बकरा पीड़ी के पास अलवीना, उसकी शिनाख्त भी कपड़े के पीस से हुई। जो उसकी मासी थी वहां पर उसके घर में लाहौर में, उसने बताया कि ये जो कपड़े का पीस है, उसके जो सीने पे कपड़े का पीस था, डिजाइन था कपड़े का, वो उस पीस से शिनाख्त हो गई। तो बात ये कि इन चीजों से ही शिनाख्त मुमकिन है। लेकिन बात ये कि बहुत सारे लोग हैं उनके पास कोई ऐसी निशानी ही नहीं है, बच्चों के हाथ में कोई ऐसा बैंड नहीं था, कोई ऐसा ब्रेसलेट या कोई ऐसी चीज के जिसकी वजह से फौरी तौर पर शिनाख्त हो जाती। लेकिन जो इस वक्त के मराइल चल रहे हैं, यकीन जाने, सुबह कयामत, दिन कयामत, शाम कयामत, रात और कयामत। क्योंकि वो फैमिलीज रात में कौन होगा, तनहा होते हैं लोग, सब सही चले बात, जाते हैं अजीज अकारिब अपने अपने घर। सही बात तो है। जो इस वक्त कयामत चल रही है और हुक्मरानों की बेइज्जती टॉप पर, सियासत टॉप पर, इल्जाम तराशी टॉप पर, और थोड़ा बहुत इन्होंने तनकीद तो की 2 घंटों जाना। में ही बोल दिया था जी, पायलट पायलट के ऊपर डाल दिया था 2 घंटे के अंदर ही, बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के, बगैर ब्लैक बॉक्स के ढूंढे, बगैर हाँ, किसी। तो चैप्टर क्लोज करना था ना। अब ईद का दिन है, कौन ईद आ रही है, कौन इन मामलात में उलझेगा। जाना होता है, फिर बेगम के साथ भी जाना होगा, फिर मॉर्निंग शोज होंगे, लाजमी बात है ईद के शोज होंगे, फिर कहीं कोई छोटा मोटा कॉन्सर्ट वॉन्सर्ट भी होगा। तो इन सब चक्करों में कहाँ उलझना चाहते होंगे ये लोग। और लाजमी बात है दुनिया जानती है हमारे साथ तो लोग कौन मुसल्लत हुए हमारे ऊपर। हम तो अजीब, बहुत ही अजीब। मैं तो आपसे कह रहा हूँ ना, मैं वहां था, मेरी तो आरजू रह गई कि कोई तो आता जो आके बोलता कि भाई मेरा प्रोटोकॉल बाहर खड़ा कर दो दूर, ये मेरे हम्म। जितने कैमरामैन हैं, मेरी सोशल मीडिया टीम में बहुत दूर खड़ी हो जाए, और ये मेरे लोग हैं, मैं एक सियासतदान हूँ, मैं जब तक घर नहीं जाऊंगा जब तक यहाँ से एक एक की बॉडी निकाल के मुर्दा खाने में मूव ना कर दें। कोई नहीं रुका, बहुत सैड। कोई एक तो अच्छा, मैं रुका। ऑडियंस को मैं ये बताता चलूं कि जो डीएनए टेस्टिंग है ना, असल में गवर्नमेंट के पास हमारा डीएनए तो मौजूद नहीं, गवर्नमेंट के पास हमारे सिर्फ फिंगरप्रिंट है जो कि नादरा के कार्ड में। तो डीएनए इस तरह लिया जाता है कि फिर घर में जो अजीज व अकारिब जो करीबी है, जैसे वालदा हो गई, वालिद साहब हो गए, बच्चे हो गए, तो उनका थूक लिया जाता है, जो कि क्यू टिप आप यहाँ पे अंदर डाल के फिर उसको रैप करके देते हैं, पैक करके। और फिर वो जो लाशों का कर दिया गया है ऑलरेडी डीएनए, वो कंप्यूटर में फीड है, उससे मैच किया जाता है कि ये 23C से ये मैच हो रहा है, तो यानी ये आपकी लाश है। तो अच्छा, जफर भाई ये बताइए कि कराची में डीएनए टेस्टिंग का सहूलत मौजूद भी है कि नहीं, क्योंकि कुछ अरसे पहले तक सिर्फ इस्लामाबाद में होती थी कि कोई भी पुलिस नहीं, का केस अभी होता था अभी तो डीएनए। चार बहुत बड़े कंटेनर खड़े किए गए इलाके ईदी होम के बाहर, और उसके अंदर डॉक्टरों की एक फौज है जो उतर रही है, चढ़ रही है, आ रही है, जा रही है। हर 3 घंटे बाद एक बॉडी उसके अंदर लेके जाई जा रही है, हर कंटेनर में अलग अलग। और वो कंटेनर, एक कंटेनर दूसरे कंटेनर से कनेक्ट है, उसके अंदर रास्ते बने हुए हैं, कंटेनर से दरवाजा खोले दूसरे में चले जाएं। तो वो बहुत ही जदीद किस्म की कोई मशीन है और लेबोरेटरी टाइप की है, और उसके अंदर ये सारे टेस्ट हो रहे हैं। इस्लामाबाद से कुछ टीमें आई हुई हैं एनडीएमए की तरफ से, उसको डॉक्टर हुमायूं लीड कर रहे हैं। तो वो भी बेचारे बहुत खुदा तरस आदमी है। कल मैंने देखा जब शोहदा की वालदा एक शहीद की बहुत ज्यादा गम से निढाल थी, तो वो बहुत बिल्कुल वैसे ही समझा रहे थे जैसे कोई अपनी माँ को समझाता है या अपनी बड़ी बहन को समझाता है। क्योंकि जो फैमिलीज हैं वो कुछ सुनने को तैयार नहीं है, वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। वो तो जाहिर है। बस सिर्फ इतना कह रही थी फैमिली, हमारा बेटा ये देखो इतना तैयार होकर घर से निकला था, ये इसकी आखिरी तस्वीर है, इसके हाथ में 2 बैग है, इसने लाल रंग की शर्ट पहनी हुई है चेक वाली, इसने ऑफ वाइट पैंट पहनी हुई है, ये इसने बेहतरीन शूज पहने हुए, और मेरा बेटा कहाँ है, और ये कैसे रखा हुआ है काले थैले में, मुझे दो। तो वो तो कोई बात सुनने को मुझे, मैं तो उस वक्त हिल गया जब उन्होंने कहा मैं अंदर जाके खुद शिनाख्त करूंगी। बेचारी उनकी एक टांग में भी मसला था खातून की। लेकिन वो बहुत बहुत दर्दनाक मनाजिर हैं, अगर कोई यहाँ खड़ा होगा तो शायद उसका कलेजा फट जाएगा जो उस वक्त बिल्कुल, मनाजिर बिल्कुल। चल रहे हैं। वो बच्चे बेचारे जो थोड़े बड़ी एज के हैं, अपने वालिदैन की लाशों के इंतजार में हैं और कुछ नहीं बोल रहे हैं, बस चुपचाप सिर्फ खड़े हैं। दिल ही दिल में रो रहे होंगे कि बाप तो चला गया, कैसे माँ को दिलासा देंगे, कैसे दादी को दिलासा देंगे, कैसे सबको अपने छोटे बहन भाइयों को दिलासा देंगे, घर के बड़े भी हैं। तो बड़ी बहुत ही दर्दनाक मनाजिर हैं। एक और भी कल लड़के आए हुए थे यहाँ पर, उनके भी एक भाई का बॉडी का मसला था, वो कह रहे थे कुछ चीज़ों से शिनाख्त हो गई है, घड़ी से और इससे उससे। तो वो भी बिल्कुल बर्दाश्त कर नहीं थे तैयार के, हम एक सेकंड भी नहीं छोड़ेंगे बॉडी यहाँ पर वहाँ पर। हमने, वो कह रहे थे हमने कब्र खुदवा दी है, नमाज जनाजा का ऐलान हो गया है, खाने पीने का अरेंजमेंट हो गया है लोगों के लिए, हम बॉडी लेकर जाएंगे। उसका बाप, बहुत बहुत लोगों में बहुत गुस्सा भी है। लाजमी बात है, कोई कभी भी ये नहीं चाहेगा कि उसका प्यारा ईद पे उससे मिलने आ रहा हो, सरप्राइज देने आ रहा हो। वो तो सब ये सोच रहे होते हैं जाके गले ऐसे मिलेंगे अपने चाहने वालों से, ऐसे ये मुबारकबाद देंगे, इनके घर जाएंगे। वो तो हम्म। किसी ने नहीं सोचा होता कि आप जो मिलने आ रहा है वो जलकर एक अजीब सी सूरत हाल में आ और जाएगा, इसमें और बहुत उसके सारे बाद लोग तो वो थे जो बेचारे लॉकडाउन की वजह से, आइसोलेशन की वजह से लाहौर में फंसे हुए थे। जब उनके ऐसे ही। क्वारंटीन टाइम खत्म हुआ, जो पहली फ्लाइट मिली तो आए। अभी जो आप एक साहब का जिक्र कर रहे थे, उनके बारे में मुझे मेरे फ्रेंड ने ये बताया कि अब देखिए ना, मौत किस तरह, आप इंसान खुद मौत की तरफ किस तरह जाता है, ये कुदरत, ये अल्लाह का एक निजाम है कि जिन साहब का आप बता रहे थे वो ड्राइव करके
इस्लामाबाद गए थे, उनकी कोई सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग, तो रास्ते में उनकी गाड़ी का हो गया कोई एक्सीडेंट, बड़ा बुरा किस्म का। तो ऐसे ही गाड़ी उनकी खराब हो गई और वो नहीं चाह रहे थे गाड़ी में वापस आना, तो इस्लामाबाद में रुके। फिर उनको पता चला जी लाहौर से एक फ्लाइट जा रही है, दोस्त ने उनको लाहौर उतारा और वो उस फ्लाइट में नहीं, 2 बच्चे भी हैं, मैंने उनकी वीडियो डाली है परसों उनके वालिद साहब की, बहुत ही प्यारे से बच्चे हैं, 17-18 साल के बहन भाई हैं। वो लाहौर गए थे अपनी नानी के घर और लॉकडाउन हो गया, तो अब वो बेचारे अपने अब्बा के पास यानी अपने घर वापस आ रहे थे और बाप मायूसी की तस्वीर बना हुआ बैठा हुआ था। परसों रात में आया तो कह रहा, तो मैंने पूछा किसी ने राब्ता किया? कह रहा किसी एक शख्स ने राब्ता नहीं किया। ऐसा कहाँ होता है? किसी की भी गफलत की वजह से, किसी भी, भाई आपके इदारे से सर्विस ली थी, आपके जहाज में सफर कर रहे थे, आप सर्विस प्रोवाइडर थे, इतना तो मानते हो, तो आपकी चीज किससे वो उनकी औलादें खत्म हो गई, चली गई। लेकिन नहीं, मैंने बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं दोनों उनके, मैंने उनकी तस्वीरें लगाई हैं कि भाई खुदा के लिए कोई इनसे राब्ता ही कर लो कि भाई हम बड़े अफसरदा हैं, आपके घर में कयामत हो गई, एक नहीं 2-2 फूल के जनाजे उठेंगे आपके घर में। बाप बैठा हुआ है आके मुर्दा खाने के बाहर, क्या फेस करेगा घर जाके अपनी बीवी को, बाकी बच्चों को क्या फेस करेगा कि मैं तुम्हारे बहन भाइयों को लेकर आता हूँ, फिर पहुंचता होगा घर, नहीं बेटा आज भी नहीं मिली उनकी मैयत है, फिर दोबारा अगले दिन आता है, बैठा रहता है। बेचारे रोज रोज जाके ख्वार हो रहे हैं, कोई एडी सेंटर जा रहा है, कोई सिविल अस्पताल जा रहा है, नहीं मिल पा नहीं, रही, शराब नहीं हो पा रही। मैयतें तो सारी शिफ्ट हो गई हैं, ईदी अच्छा, और छिपा। हाँ, ईदी और शिपा। और जो मशीनें हैं वो सारी यहाँ लग गई हैं, आके ईदी के बाहर लग गई हैं। फैसल ईदी साहब पे बहुत लोड है, इतना ज्यादा लोड है जिसकी कोई इंतहा नहीं है, क्योंकि लाजमी बात है कि जरा सी भी ऊंच नीच होगी तो बाद में लोगों ने, आपको पता है, या तो माफी जाहिर है, हाँ, वो तो गुंजाइश फौरन, हाँ, वो तो माफी नहीं देते किसी भी किस्म की। हालांकि बिल्कुल। सिचुएशन ऐसी है जिसमें जाहिर है बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है। अभी तक कितनी डेड बॉडीज दे चुके हैं जो कि मेरे ख्याल कंफर्म में हो गई थी? 30 प्लस जा चुकी हैं, 30 प्लस 30 जा प्लस चुकी जा हैं। चुके हैं, यानी अभी हाँ, 60 अभी भी रहती हैं, 60 नहीं 70 अभी इससे भी। भी ज्यादा ही हो गई होंगी, शायद 40 के करीब हो गई हैं, क्योंकि अभी भी इस दिन में एक बॉडी शिनाख्त हुई है। और उसके अलावा जो शिनाख्त होती जा रही है, देखें हो ये रहा है कि बड़े सुकून के साथ चीजें मालूम हो रही हैं। किसी का दोस्त बता रहा है कि जी मैंने इनको ये चीज दी थी, इनकी जेब में देखें। मतलब अभी तो आप यकीन करें, एक एक बॉडी को चेक करने में घंटों लग जाएगा, जिस तरह बॉडियां जली हुई हैं, उनको सीधा करना, किसी का घुटना अलग हुआ है, किसी का कोई मसला है, किसी का कोई मसला है। कल भी हमने जिस लड़के के जूते की कंपनी को पहचाना, उसके पाँव से जूता उतारा, जब जूता उतारा उस बॉडी से, तो उसके अंदर, जूते के अंदर जो लोगो लगा हुआ था उससे शिनाख्त हुई। और फिर वो जो जूते का बॉक्स वो अपने घर में छोड़ के आया था, उसकी तस्वीर। मतलब ये कोई आसान चीजें नहीं है, उफ, तौबा तौबा तौबा। मतलब ये सब बहुत कयामत खेज मनाजिर हैं। और ये सब चीजें किसी माँ और बहन के सामने अगर हो रही हो, तो मैं आपको क्या बताऊं इसको क्या चल रहा है। मैं तो बहुत ज्यादा दंग हूँ सियासतदानों की बेइज्जती पर, हुक्मरानों की बेइज्जती पर, कि उनको अंदाजा नहीं है कि लोग अपने प्यारों की लाशों के लिए उनके साथ गुजर क्या रही है। मैंने तो जाके हर एक से बोला, मैंने कहा भाई बिल्कुल अगर आपको आराम करना है, हमारा ऑफिस खुला हुआ है, यहाँ के लेट जाए बैठ जाए, हम भागा दौड़ी करते रहेंगे। कुछ फैमिलीज के पास उसके लिए आने जाने का प्रॉब्लम था, हमने अपनी गाड़ियां दी, उनकी फैमिली उनके बुजुर्गों को लेकर आए, बैठा के डीएनए कराया, वापस छोड़ा, ये सब कुछ कर रहे हैं। एक एक मरने वाले के घर पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं मैं, तो कम से कम जाऊं। मुझे पता है ये तो जाएंगे नहीं, इनको क्या इंटरेस्ट है। और प्लस कोरोना की सिचुएशन अलग चल रही है, उसमें भी जाहिर है सोशल डिस्टेंसिंग जाहिर है नहीं मेंटेन हो पा रही होगी, क्योंकि जाहिर है जिसके सर पे ये सवार है कि मैंने अपने बच्चे की लाश निकलवानी है या पहचाननी है, वो तो जाहिर है उस जोन में ही नहीं होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग भी करनी है। तो ये भी एक और रिस्क सर पे हमारे खड़ा हुआ है। ऐसा ही है। बहुत इस वक्त मैं तो जहां तक देख रहा हूँ कराची में, मुझे जो आदमी मिल रहा है वो यही बोल रहा है मुझे बुखार है। एक अजीब सी सूरत हाल है। मैंने अभी तक इस बारे में ना कुछ बोला है ना लिखा है, लेकिन मैंने पिछले 2 दिनों में ये देखा है कि जो आदमी भी कहीं भी नजर आ रहा है, वो एक ही बुखार बात में। बोल रहा है कि यार बुखार है, बुखार है, बुखार है, बुखार है, बुखार है। तो मुझे पता नहीं कि आगे आने वाले 2-4 दिनों में कोई नया ऐलान होने जा रहा है या क्या होने जा रहा है, मुझे मालूम नहीं। लेकिन ये मैं आपको एक अपना जाती तजुर्बा बता रहा हूँ कि मैंने पिछले 2 दिनों में जो ऑब्जर्व किया है, कि जो भी आदमी नजर आ रहा है या मिल रहा है कहीं पर भी, तो एक ही बार, हाँ यार बुखार उतर रहा है, चढ़ रहा है, ये सब इस तो किस्म ये की वही है चीजें। ना जो शॉपिंग पे निकले हुए थे, जो निकल गए थे शॉपिंग पे, मार्केटें भरी हुई थी। अब 15 दिन हो गए उस बात को, तो अब तो आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हाँ, होंगे सिम्टम। अल्लाह रहम कंडीशन करे। तो अजीब ही कंडीशन है। और जहां तक इनके घरों की बात है, जिनके प्यारे चले गए, यकीन करें जुनेद भाई, एक एक बच्चे का कपड़ा, जूता, उसकी पेंसिल, उसकी रबर, उसकी कटर, अगर बड़ा था तो उसका ब्रीफकेस, उसका मोबाइल, उसकी घड़ी, हर चीज के पीछे इतनी यादें होती हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं। और क्या करे वो बेचारा, उसको ये पता है कि मेरा प्यारा मर चुका है, ना कब्र में है ना घर में है, वो अभी रखा हुआ है मुर्दा खाने में, और कौन सी बॉडी उसकी है नहीं मालूम, शहर के इस वाले मुर्दा खाने में कि शहर के उस वाले मुर्दा खाने में, नहीं पता। ऐसी कैफियत है फैमिलीज की कि मैं आपको क्या बताऊं। और मैं तो नहीं फेस कर पा रहा हूँ फैमिलीज को, जब वो बेचारे रोते हैं, परेशान होते हैं, रो ही आपने रहे सही हैं। मेंशन किया, वो जो मशाल खान का जो वाकया हुआ था,
हम हर साल कयामत। देखते हैं उनके वालिदैन जो है उसकी शर्टें सूंघ रहे होते हैं, इसमें से हमारे बच्चे की हाँ, खुशबू आती है। ऐसे ही है और 100% आती है। क्यों नहीं आएगी उसके उनके प्यारों की? तो ये तो जो फैमिलीज़ हैं इनके साथ भी देखिए ना किस तरह का वाक़या हुआ। मैं तो जब ये वाली फैमिली के पास आलियान के घर गया, ये तो बच्चा 7 साल का था, उसके नाना ने मुझे उसकी वो वीडियो दिखाई जिसके अंदर वो नमाज़ पढ़ रहा है। और उसके वालिद ने वो वीडियो बना के भेजी कि देखें मेरे बच्चा 6 साल का हो गया, 7 साल का नमाज़ पढ़ रहा है। और वो नमाज़ पढ़ रहा है और फिर हल्के से यूँ देख रहा है इधर भी, छोटा-सा बच्चा है। और फिर उसके पास से उसी नमाज़ के दरमियान उसकी बहन भी गुज़रती है वहाँ से। और उस बहन की बॉडी नहीं मिली, छोटी-सी बहन है, उसकी फ्रॉक पहनी हुई है। और वालिद और वालिदा को पहले दिन दफनाया और उनकी मैयतों का डीएनए लिया गया, बाकी बच्चों की मैयतों को शिनाख्त करने के लिए। फिर बेटी की दफनाई, बेटी की मैयत अभी तक नहीं मिली है। तो क्या कयामत है! कोई सोच सकता था कि मेरा दामाद, मेरी बेटी, मेरा दोनों उनके बच्चे सब मर जाएँगे और कितनी फैमिलीज़ हैं जो पूरी-पूरी खत्म हुई हैं। और मैं तो बस ये हुक्मरानों को ये बोलूँगा कि आपकी बेइज़्ज़ती को सलाम है और ऐसा तो हमने कहीं नहीं देखा। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि हम जब थक गए थे वहाँ पर, जिस दिन ऑपरेशन चल रहा था तो चूँकि धुएँ में कुछ था अजीब-सा जो गले में लग रहा था बहुत ज़्यादा, तो हम लोग जाकर बैठ गए थे एक जगह पर और जब बैठे तो फिर लाज़िम बात है आर्मी अंदर अपना ऑपरेशन कर रही थी, मशीनें आ चुकी थी और ये तकरीबन पूरा ऑपरेशन बड़े पैमाने पर सारी मशीनें, हैवी मशीनें जो थी आर्मी और रेंजर्स ये सब लीड कर रही थी। तो जब हम वहाँ बैठे तो यकीन करें 3-4 घंटे बैठे ही रह गए और उस दरमियान यही देख रहे थे कि बड़े-बड़े सायरनों के साथ गाड़ियाँ गुज़र रही थीं और 1 मिनट बाद फिर वापस जा रही थी। तो बड़ी ज़हमत की भाई कि आप आए, खड़े हुए, बस गए। फोटो बस, सेशन करा के निकल गए। बस। मैं यही तो कह रहा हूँ कि सलाम है लोगों को कि मतलब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि भाई इनका अगर ये एक अच्छे पॉलिटिशियन है, सियासतदान है, तो क्या इनको इस तरह आके जाना चाहिए था? नहीं, इनको तो बैठना या चाहिए था, किसी का लोगों से अगर मिलना किसी चाहिए भी था। सियासतदान का कोई सगा चला गया होता इसके अंदर, तो क्या वो ऐसे आके चला जाता? वो आता, अपनी वहीं पर गाड़ी से उतरता, ज़मीन पे बैठता, बाल खोलता और अपना सर पीट रहा होता कि मेरा सही बेटा, बात है। मेरी बेटी, मेरी बीवी, मेरी बहन, मेरी माँ। लेकिन चूँकि उन्होंने कहा ये हमारे हैं ही नहीं, तो इसलिए सही है बस। अब गाड़ी से लाज़मी बात है नीचे उतरे होंगे, गर्मी तो लगी होगी, थोड़ी बहुत गर्मी थी, एसी से बाहर आना बड़ा मुश्किल काम है। तो सही है, आप कर लें लेकिन आवाम तो देख रही है आपकी बेइज़्ज़ती कि किस लेवल पे बेइज़्ज़ती है खुदा की कसम। अल्लाह रहम मतलब करे। यकीन करें मुझे बोलना पड़ा अगले दिन कि खुदा के वास्ते इन लोगों के घर तो जाओ, इनके घर में भी ईद आई है, हुँ। इनके प्यारे ईद ही मनाने आ रहे थे, जाओ तो। मैंने औ चैनलों पर और भी बहुत खुल के बोला। लोगों में ज़फ़र भाई इतनी बेहिसी है, एक तो हमने देखा कि जहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है, वो बीच में आके वीडियो बना रहे हैं। यार ये क्या ठरक है अवाम की, कि बीच जगह पे खड़े होके वीडियो, यार तुम अगर मदद नहीं कर सकते तो रास्ता ही छोड़ दो। आप कितनी यकीन हमने इस तरह करें की वीडियोज़ देखी। वो उधर से आर्मी वालों ने मना किया, एक बंदे को ऊपर खड़ा हुआ था कि भाई तू वीडियो नहीं बना। उसने बात नहीं सुनी, वो उल्टा खिड़की बंद कर रहे थे, वो खिड़की उन्होंने ज़रा सी हिलाई, पूरा खिड़की का शीशा गिरा नीचे। हमारे डिप्टी रेस्क्यू चीफ खड़े थे अली रज़ा, उनके पाँव में घुस गया शीशा। उफ़! अल्लाह! उसके बाद वो शर्मिंदा होके पीछे हट गया। तो क्या बात ये है कि ठरक है अजीब यार। कुछ भी नहीं है, वो समझते हैं कि पेज की शायद रीच बढ़ जाएगी या बहुत बड़े हाँ हीरो बन यार। जाएँगे और ये सब चीज़ें थिंकिंग दिमाग में होती है लोगों के। हालाँकि इसी बहुत इसी ही तरह दर्दनाक। बिल्कुल, और क्या, एक तो आपको ये चीज़ें बड़ा सोच समझ के शेयर करना चाहिए, हर बंदा नहीं बर्दाश्त कर सकता। यहाँ तो लाशों की तस्वीरें डाल रहे होते हैं लोग, मुर्दों की नहीं, डाल नहीं, रहे होते हैं। दूसरी चीज़ लोगों मुझे उमैल बुलानी बता रहे थे कि यार एक तरफ लोग फ़ोन कर रहे हैं या व्हाट्सएप कर रहे हैं ताज़ियत के लिए, अगले मिनट ईद मुबारक। यार मतलब कोई सेंस है किसी में भाई कि यार जिसके घर 5 लाशें उठी हैं, तुम वहाँ ईद मुबारक भेज रहे हो, वो तो मैंने महीने पोस्ट खत्म लगाई हो है, गए। जुनैद भाई मैंने वीडियो पोस्ट लगाई है कि भाई बराए मेहरबानी मुझे तो कम से कम मत दो, ईद मुबारक। हुँ, कि सही बात मुझसे है। तो नहीं झेला जा रहा यार, कि लोग जो अपने प्यारों को अपने 6 महीने 8 महीने के बच्चे को सीने से लगा के ला रहे थे, आज उनका 6 महीने का बच्चा यहाँ अलग पड़ा हुआ है, माँ अलग पड़ी है, ना माँ की शिनाख्त हो पा रही है, ना बच्चे की शिनाख्त हो पा रही है। मेरे शहर में इतनी किसी ने बड़ा अच्छा स्टेटस लगाया, हाँ, ज़िल्ले रज़ा साहब हैं, उन्होंने एक स्टेटस लगाया, मैंने पढ़ा वो। उन्होंने लिखा उस स्टेटस में कि मैं कैसे ईद मनाऊँ? मेरे शहर से अभी तक जली हुई लाशों की बदबू खत्म नहीं हुई। हाय, हाय, हाय! तो भाई ऐसी सूरत हाल में आप अच्छा फिर उसके बाद हम तो सादगी से ईद मनाएंगे तो आपके तो स्टेटसों पे नाच गाना उछल कूद और पता नहीं क्या क्या चीजें, कोई दुनिया का कौन सा कलर नहीं बचा जो फेसबुक पे नहीं था कुर्ते शलवार का, और कौन सी हाँ। चीजें थी और वो बहुत सारे चैनलों के न्यूज एंकर्स ने भी कमाल रिकॉर्ड कायम किए। तो बात ये कि वो ये सब सोच ही नहीं रहे कि ये जो मरे ये हाँ, हमारे अपने हैं। ऐसे ही ये है। बच्चे जो थे ये बिल्कुल वैसे ही बच्चे थे जैसे हमारे भांजे भतीजे होते हैं, वो अपनी माँ को अम्मी बोलते हैं, ये भी अपनी माँ को अम्मी बोलते थे, ये अपने बाप को पापा बोलते थे। इनको भी दुनिया देखनी थी, इस ईद पे इन्होंने भी अपने नाना नानी माँ बाप से ईदियां लेनी थी।
सारे जज्बात इनके वही थे जो हमारे आपके घरों में बच्चों के होते हैं। सही बात है। लेकिन दिल इतना सख्त हो गया जिसकी कोई इंतहा नहीं। अपने बच्चे पे मुसीबत आएगी तो मुसीबत है, अगर दूसरे का बच्चा जल के कोयला बन गया तो आपकी सेहत पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। बड़ा अजीब बल्कि वो जो साहब बच गए उनके ऊपर फिरका वाराना वाली फिर पोस्टें आने लग गई, और फिर वो एक मॉडल जो थी वो इस हादसे का शिकार हुई, फिर वो उनपे शुरू हो गए लान तान। यार एक बंदा मर गया है, छोड़ दो, अल्लाह कर लेगा हिसाब। ये तो हम पता नहीं अल्लाह ने हमें एसएचओ बना के अपना भेजा हुआ है, यहाँ हम हर बंदे की तफ्तीश करके बैठ जाते हैं। लोगों ने मिलके उस मॉडल का इंस्टाग्राम बंद करवा दिया रिपोर्ट कर कर। एक बंदा मर गया, खत्म हो गया, जल गया, अल्लाह उसको पूछेगा। लेकिन यार हम वो पता नहीं हम किस मिट्टी के बने हुए हैं जफर दिल भाई, सख्त क्या है ना दिल है हमारे, सर, दिल खुदा की सख्त है। कसम। सिर्फ इतना सोच लेना जुनैद भाई, सिर्फ इतना सोच ले कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे ऐसी कोई ईद अगर हमारे साथ आ गई ना, हाँ, जिंदगी भर तबीयत की फ्रेश ईदें, हो जाएगी। जिंदगी भर की कयामत ईदें है खराब खुदा हो की जाएंगी। कसम। आप सोचे ना, क्या इन फैमिलियों ने तैयारियां नहीं की थी? क्या बिल्कुल इनके बच्चों ने, इनके प्यारों ने, इनकी बीवियों ने अपने शौहरों के लिए कपड़े खरीद के नहीं रखे हुए थे कि ये चांद रात को कराची पहुंचेंगे, इनका सूट तैयार है, बेटा इस्त्री कर दो, पापा का नमाज पढ़ने जाएंगे? हम्म। क्या ये जो बच्चे आ रहे थे अपने फैमिलीज के साथ, ये अपना ईद का सूट लेकर नहीं आ रहे थे कि नाना के घर में ईद मनाएंगे? पता किसी को कुछ नहीं होता। बस बात ये कि इंसान को डरना चाहिए हालात से, और जब कोई मुसीबत आए तो निकलना चाहिए बाहर। मैंने एक जज्बा जो देखा कराची वालों का, सलाम है। यहाँ अफ्तार का वक्त आने वाला था, 1 घंटा पहले कौन सा इदारा ऐसा था जो वहां मौजूद नहीं था? अफ्तारी, खाना, कोल्ड ड्रिंक, पानी सब लेकर। लेकिन जो कुछ नहीं कर सकता था उसने बोला कम से कम जो लोग काम कर रहे हैं, हमारे आर्मी के मैं उनकी जवान हैं, हेल्प कर रेंजर्स दूं। वाले हैं, फलाही इदारे हैं, दावत इस्लामी हो, अल खिदमत हो, बैतुस्सलाम हो, स्काउट्स हो, तंजीमें हो, फलाही, आम लोग हो, मतलब बागे कोरंगी और जहांगीर रोड, कहाँ कहाँ से लोग, पूरा पूरा, कोई 400 पैकेट लेकर आ रहा है खाने का, कोई कुछ कोई कुछ। क्योंकि जो लोग फील्ड में काम कर रहे थे, देखें हमें तो बहुत सारे लोगों ने तो दिन में, लाजमी बात है, जो फील्ड में काम कर रहे थे उनको तो पानी वहां पीना ही पीना था, क्योंकि सही बात धुआं है। इतना ज्यादा था, इतना ज्यादा था जिसकी कोई इंतहा नहीं है। और सही धुआं बात बहुत है। अजीब किस्म का था वो धुआं। तो हम्म। बहुत अजीब और गरीब सूरत हाल थी उस पूरे ऑपरेशन में। और मुझे बस एक चीज पे अफसोस है कि अगर कभी भी कोई इस किस्म का सानिया हो तो लोगों को इसको सबको कौमी सानिया समझना चाहिए, और अपने आप को सियासतदान नहीं समझना चाहिए, एक जालिम सियासतदान, एक जालिम हुक्मरान नहीं समझना चाहिए अपने आप को, बल्कि ये समझना चाहिए कि ये आफत हमारे ऊपर, हमारे बच्चों पर, हमारी फैमिलीज पर भी आ सकती थी। आप यकीन जाने कि आप हम तो, गफर भाई, आप कौमी सानिया कह रहे हैं, मुझे तो ये मोहल्ले का सानिया लग रहा था, क्योंकि तारिक रोड पे रौनकें बहाल थी, क्लिफ्टन में रौनकें बहाल थी। लग ही नहीं रहा था इसी शहर में एक जहाज गिरा है और लोगों के घरों पे गिरा है, लग ही नहीं रहा था। उनकी ईदें देख के तो ये कौमी सानिया तो आपने बहुत बड़ी बात कर दी। तो मुझे लग रहा है मॉडल कॉलोनी का एक सानिया था, या एयरपोर्ट का सानिया था, या मलीरगंज का ऐसा ही सानिया है, ऐसा ही लुक आ रहा था कि मतलब किसी को अंदाजा ही नहीं था कि ये अभी लाशें डिवाइड होंगी, कराची के हर घर में जा रही हैं, हर मोहल्ले में, हर बस्ती में एक एक लाश जा रही थी। था। लेकिन बात वही वाली है कि बेहिसी अपनी ईद, हम कैसे अपनी ईद खराब कर ले? उनके लोग मरे ना, उनकी बेटी मरी हाँ है ना, मिल तो हाँ गई मैयत, दफना लेंगे, खत्म करो, अब क्या हाँ। क्या पूरा शहर रोएगा? अजीब अजीब कमेंट्स, अजीब अजीब चीजें फेसबुक पे कसम पढ़ रहे कैसे थे। लोग हैं। मैंने जफर लिखा था भाई मुझे एक चीज मुबारकबाद बताएं, मत दो। जी एक जी। चीज मुझे बताएं, वो जो शुरू शुरू में एक वो आई थी, वो तो खैर फैसल लेदी साहब ने उसको डिसोन भी कर दी थी, कि ये कह रहे थे कि जी लोग घरों में घुस के लूट मार कर रहे हैं। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था, नहीं, ऐसा फैसल साहब के नाम से गलत मैसेज चलाया गया था। है ना? हाँ, क्योंकि ये गलत मैसेज चलाया गया। कम अज कम मैं इसमें मैं कोई शहरी पॉलिटिक्स नहीं खेल रहा। मैं खुद कराची में सारी जिंदगी रहा हूँ, तो मेरे शहर के लोगों का जो है ना, जैसे कि आपने अभी बताया कि सानिया दोपहर में हुआ, शाम को 40 वहां पे फलाही इदारे मौजूद थे। तो कम अज कम जो है ना, कराची की आवाम बढ़ चढ़ के मदद करने में हिस्सा लेती है। वो ये वाले काम जो है ना, कम अज कम इस तरह की चीजें कराची से सुनने को नहीं मिलती। अच्छी बात है, और ये मिसाल हर जगह रेप्लिकेट होनी चाहिए। जफर भाई क्विकली बस मुझे जरा ये बता दें, अब चूंकि ये सानिया ऐसा हुआ कि कोरोना पीछे नाराज होकर बैठ गया, यार मेरे से तो कोई बात ही नहीं कर रहा और मैं इतनी बड़ी आफत था। हमने जब पहले कवर किया था, जेडीसी जिस तरह जो है राशन के पैकेट और ट्रकों के ट्रक मनो मन पूरे सिंध में, बल्कि ऑल ओवर पाकिस्तान जो है पहुंचा रहा था, वो सिलसिला कहाँ तक पहुंचा? और अभी आपके पास क्या अपडेट्स हैं, क्योंकि लॉकडाउन अभी शायद दोबारा होने को जा रहा है। लेकिन जो लोग लॉकडाउन का शिकार हुए हैं वो तो तबाह हो चुके हैं। 3 महीने का किराया घरों का, 3 महीने की फीसें, 3 महीने के बिजली के बिल, 3 महीने के गैस के बिल, 3 महीने का राशन वाले का उधार। वो हमने राशन ऑपरेशन नहीं रोका है अपना। अगर आप बोले तो मैं आपको कुछ दिखाऊं बाहर इस वक्त क्या दिखा, पोजीशन है। बिल्कुल बिल्कुल, ताकि ना लोगों की हिम्मत भी बढ़ती है देखने से। देखें, हमने तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं रोका है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये इस वक्त भी बाहर हमारे पास से गाड़ियां लग रही हैं सारी, और हजारों बोरे राशन मुख्तलिफ इलाकों में निकल रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ।
ये देखें बेटा मुझसे बाइक देखें आप, ये देखें ये सब मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए लोग, सुजुकियाँ लगी हुई हैं अच्छा। और ये सारी सुजुकियाँ लोड हो रही हैं, जा रही हैं, अंदर लग रही हैं। ये इसी तरह रोड के पीछे तक, आप मेन रोड के सीधा पे चले आएंगे ना, ये हाँ। वहाँ तक सुजुकियाँ पूरी, और वो देखें सामने वो सब सुजुकियाँ लगी हुई हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको भी दिखा रहा हूँ। ये सब मुख्तलिफ, ये हमने ऑपरेशन 1 मिनट भी नहीं रोका है, क्योंकि लाजमी बात है अगर हम इसको ऑपरेशन को रोक देंगे। मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए अब जुनेद भाई सिलसिला ये है कि इसके अंदर हर इलाके की गाड़ियां हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना सुजुकियां, ये हर इलाके की गाड़ियां हैं। सही। और ये अपने इलाकों से आ रहे हैं, राशन ले लेके अपने अपने इलाकों में जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ये सिलसिला सुबह से जारी है, तो मुख्तलिफ इलाकों से गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं। मैं आपको दिखाता हूँ ये अंदर इस वक्त भी राशन की क्या पोजीशन है। देखिए हमारी टीमें खड़ी हैं। सही है। अच्छा, ये आपका वो स्कूल का ग्राउंड आ गया ना ये तो? जी जी, ये पहला वाला ग्राउंड है। सही है। देखिए ये पहला वाला ग्राउंड है। सही। और इसी के साथ ये भी पूरा पैक है। रोजाना की बुनियाद पे यहाँ से गाड़ियां निकल लेंगी अपने अपने इलाकों में। ये देखें ये अंदर की पोजीशन है क्लासों की। अच्छा, क्लासरूम में भी रखे हुए। सही सही सही। नहीं, ये सब रोजाना की बुनियाद पे। देखें हमने तो 1 मिनट भी ऑपरेशन रोका ही नहीं है ये, क्योंकि जो सूरत हाल है, लोग जिस तरह परेशान है ना, हम इसको नहीं रोक सकते हैं। अब ये जो भी गाड़ियां लग रही हैं उनकी सारे डाटा एंट्री हो रहा है, उनको लोड हो रहा है सारा सामान, और हजारों बोरे राशन रोजाना की बुनियाद पे निकल रहा है। और टीमें सारी लगी हुई हैं जो भी मुख्तलिफ इलाकों की हैं, वो अपने अपने तौर पर आती हैं, अपने लेटर हेड लेकर आती हैं और उसी हिसाब से राशन लेकर फिर अपने अपने इलाकों में जाती हैं। ये वही जैसे आपने पहले सिलसिला बताया था कि जी अपने इलाके की मस्जिद से लेटर हेड लिखवा के ले आओ। हाँ, मस्जिद से ले आए, किसी भी यूसी से ले आए, किसी भी बड़े से लिखवा के ले आए, और जितना भी लिखवा के लाएंगे हम उतना आपको राशन दे देंगे। लेकिन फिर जब लोगों ने क्वांटिटी बहुत बढ़ा दी, तो उसके बाद फिर हमने सिलसिला शुरू किया कि भाई आप लेटर लिखवा के ले आइए कि भाई यहाँ आप उस इलाके के मौजूदीन हैं, हम जितना हो सकेगा आपको देंगे। अब ये सिलसिला यही है कि रोजाना दिन और रात में मिला के सैकड़ों गाड़ियां यहाँ से निकलती हैं और अपने अपने इलाकों में राशन लेके जाती हैं और वहाँ के जो मुस्तहिकीन हैं उनको बांटती हैं। ये सिलसिला है, नॉन स्टॉप जारी है। और किसी भी आने वाले शख्स से उसका मजहब, उसका मसलक, उसकी जबान, उसका जात, उसका कबीला। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? खैरियत से आई सब, खैरियत से। तो ये सारा सिलसिला है जो चलता रहता है भाई पूरे दिन जुनेद भाई। सही। अच्छा जफर भाई, कराची के अलावा और कौन कौन से शहरों में जा रहा है राशन? पूरा सिंध कवर कर रहे हैं, और उसके अलावा जो पंजाब और दीगर जगहों पर भी जहाँ जहाँ से डिमांड आ रही है वहाँ पर कैश भेजते हैं, वहाँ पे हमारी टीमें लेकर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं। गिलगित में चल रहा है, पिशावर में जो एक्टिविटी चल रही है उसकी पूरी अपडेट लोड कर रहे हैं। ठीक है, मुख्तलिफ गाड़ियों की सूरत में लोग आते हैं, कोई हाईरूफ लेके आता है, कोई सुजुकियां लेके आ रहे हैं, और ये सिलसिला पूरा दिन जारी रहता है। सारे अपने अपने इलाकों से गाड़ियां लाते हैं, भरते हैं, और ये सिलसिला आज मेरे ख्याल में 80 दिन हो गए हैं। हाँ, एक सेकंड भी रुका नहीं है। एशिया का सबसे बड़ा ऑपरेशन करार दिया गया है ये। माशाल्लाह माशाल्लाह। जो राशन का ऑपरेशन है ये नॉन स्टॉप, और कभी भी किसी शख्स से यहाँ पर उसकी जबान, जात, कबीला, मजहब हरगिज नहीं पूछा गया, जो भी आने वाला शख्स है। जबरदस्त। जफर भाई बहुत बहुत हिम्मत है आपकी और बहुत दुआएं आपके साथ, और माशाल्लाह ये तो इस चीज का मैं खुद गवाह हूं, और जो मेरी ऑडियंस है, आपको याद होगा तकरीबन 2 महीने पहले मैंने जो लाइव किया था उस वक्त भी सिचुएशन ऐसी थी, और अभी भी कंटिन्यूसली वही ऑपरेशंस चल रहे हैं। अब तो उससे भी तेज हो गया, क्योंकि असल में दिन में और रात में दोनों टाइम गाड़ियां निकल रही हैं। देखिए एक एक वक्त में 30-30, 40-40 गाड़ियां जाती हैं अंदर, वो पूरी लोड होती हैं, अपने अपने इलाकों में निकल जाती हैं। अच्छा, जो अपने इलाकों में लेकर जा रहे हैं वो अपने इलाकों में जाके जरूरतमंदों को राशन देते हैं। ये हमें जब तक लोग सपोर्ट कर रहे हैं हम इस ऑपरेशन को जारी रखेंगे। वैसे तो हम सारा साल ही राशन बांट रहे होते हैं, हमने कभी भी मना नहीं किया कि अगर कोई परेशान हाल आ रहा होता है, उसका इलाज है, उसकी फीसें स्कूल कॉलेज की, हम देते हैं, हम करते हैं। लेकिन इस वक्त तो एक बहुत बड़ी मुसीबत है कि अगर आपका पेट खाली है तो ईद का कोई रंग आपको नजर नहीं आएगा, कोई आदमी अच्छा नहीं लगेगा सामने, कोई रिश्तेदार अच्छा नहीं लगेगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को इस मुश्किल से तो कम निकाला जाए। सही। और मैं ऑडियंस जितने भी देख रहे हैं, मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सपोर्ट कीजिए। जेडीसी फाउंडेशन का पेज मैं अभी टैग कर दूंगा, तो जिस तरह भी हो सके आप जरूर कुछ सपोर्ट कीजिए। जफर भाई थैंक यू सो मच, और अल्लाह आपको बहुत हिम्मत दे, और बड़ी खुशी होती है हमेशा आप
सफ़े अव्वल में होते हैं, कोई भी मुसीबत होती है, कोरोना के टाइम हमने देखा, अभी ये प्लेन क्रैश के टाइम पे देखा, माशाल्लाह आप हमेशा सफ़े अव्वल में मौजूद होते हैं और ना दिन ना रात देखते हैं, आप बैठे होते हैं और मदद करते हैं लोगों की। अल्लाह आपको और हिम्मत दे, थैंक यू सो मच नहीं, बहुत और शुक्रिया जुनैद भाई, दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह और फिर अपना ख़्याल रखिएगा, फिर उम्मीद करते हैं जल्द आपसे मुलाकात होगी और जल्द आपसे दोबारा इंशाल्लाह, बात होगी। लेकिन जब हालात बेहतर हो जाएँ, दुआ तो यही है कि अच्छे अच्छे मौकों पे मुलाकात हो, अच्छे मौकों पे बात हो, जहाँ पे इंशाल्लाह। हम इन मुसीबतों से बाहर आ जाएँ। और भाई अपना ख़्याल रखिएगा बहुत-बहुत और फिर बहुत इंशाल्लाह शुक्रिया, फिर आप भी मिलते अपना हैं। ख्याल रखें। हाँ, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम थैंक वालेकुम। यू। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। सो आपने सुना ज़फ़र भाई का पूरा अकाउंट डिटेल्ड अकाउंट किस तरह उन्होंने जो है प्लेन क्रैश वाली साइट पे किस तरह काम किया और किस तरह क्रैश तो हो गया, वो न्यूज़ भी हो गई, खत्म भी हो गई बात। असल तो चीज़ मसला अब चल रहा है जो जिनकी लाशें जिनके लवाहिकी जिनके जो लवाहिकीन हैं वो अपनी लाशों के लिए बेचारे कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं और वो पहचानने में इतना इश्यू हो रहा है और डीएनए टेस्टिंग लेट हो रही है। दुआ कीजिए इन सब के लिए अल्लाह इनकी ये मुसीबत से जल्द से जल्द जो है आसानियाँ करे ताकि वो एक क्लोज़र मिले। देखिए ना वो रिलेशनशिप में भी होता है ना जब तक क्लोज़र नहीं मिलता तो इंसान तड़पता रहता है। तो ये जब तक अपने प्यारों को अपने हाथों से दफ़न नहीं कर जाएँगे वो क्लोज़र इनको नहीं मिलेगा। तो हमेशा यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह एक अच्छी तरह इनको एक क्लोज़र दे दे और एक अपनी इससे ज़िम्मेदारी से वो निपट जाएँ ताकि उनका दुःख फिर वक़्त के साथ-साथ कम हो क्योंकि ये रोज़ाना का दुःख है, रोज़ाना की मौत है। रोज़ सुबह उठो, बच्चा जो कि 1 हफ़्ते से या डेढ़ हफ़्ते से जो क्रैश में गया वो अभी तक नहीं मिला। तो वो जो आप पेरेंट बन के सोचें, अपने वालिदैन का सोचें, बच्चा बन के अपने वालिदैन के बारे में सोचें। खुदा ना करे अगर हमें अपने प्यारों को इस तरह रोज़ाना सुबह उठ के ढूँढना पड़े शहर-शहर, जगह-जगह, मगज़मारी करनी पड़े और टेंशन में रहें तो ये कि बहुत बुरी फीलिंग है। एक तो बंदा गया, उसके बाद फिर मिल भी नहीं रही लाश। वो और ज़्यादा जो है अज़ियतनाक सिलसिला होता है। बस अल्लाह से ही दुआ करनी चाहिए, अल्लाह चलते-फिरते उठा ले। मौत बरहक है, सबको आनी है। अल्लाह चलते-फिरते उठा ले, किसी का मोहताज ना करे, हमेशा अल्लाह से ये दुआ करें। और ज़फ़र भाई का जो पेज है जेडीसी फाउंडेशन ज़रूर देखिएगा और उनको जिस तरह भी आप सपोर्ट करना चाहें मॉनेटरीली, फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहें, कुछ नहीं तो प्यार के 2 लफ्ज़ ही लिख दें। बड़ी हिम्मत बढ़ती है इन चीज़ों से। जहाँ लाख इतने लोग जो हैं बुरा-भला कहने वाले होते हैं, वहाँ एक प्यार का मैसेज जो होता है ना, वो आपका पूरा दिन अच्छा कर देता है। तो कुछ नहीं कर सकते तो दुआ ही ज़रूर कर लीजिए उनके लिए और अल्लाह उनको और हिम्मत दे माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं और ऐसे लोगों पे हमें फ़ख्र होना चाहिए। ख़्याल रखिएगा फिर इंशाल्लाह आपसे दोबारा बात होगी, फिर मिलते हैं।